हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग जो है लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक की 57 क्लासेस कंप्लीट देख ली होगी, जिसके अंतर्गत हमने गणित की 5 यूनिट और साथ ही साथ 7वीं यूनिट का पहला टॉपिक कि आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण किस प्रकार से करते हैं और उस पर आधारित किस प्रकार के आपके जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपन ने किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी का अगला टॉपिक और वह है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। और इस पर आधारित जो है 6-7 क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी अपन करने वाले हैं और ये बिल्कुल ही बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिएगा। तो इससे पहले की सभी क्लासेस वगैरह हमारे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ये सब आपका कार्य है। अब देखिए, केंद्र प्रवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो हमारे पास में पीछे हमने पढ़ा कि हमारे पास आंकड़े अलग अलग दे रखे होते हैं। अब उन आंकड़ों को जो है हम अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं और उन आंकड़ों के बारे में अगर हमें पता लगाना हो कि ये आंकड़े किसके आसपास हैं या फिर यहाँ पर जो है कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार आ रहा है या इनके मध्य में कौन सा आंकड़ा आ रहा है, इस प्रकार की अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो है यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आंकड़ों का माध्य निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकालना पड़ता है, या फिर जो है माध्यक कहा जाता है वो निकालना पड़ेगा, बहुलक निकालना पड़ेगा। इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो केंद्र प्रवृत्ति के माप होते हैं वो आपके प्रथम स्तर या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का माप जो है कहा जाता है। ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लिखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को प्रथम क्रम या स्तर, ठीक है, प्रथम फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट लेवल का माप कहा जाता है। स्तर का माप कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं और किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अब देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं बेसिकली उनकी अपन बात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है अपने पास में तीन अलग अलग होते हैं। एक होता है आपके पास में गणितीय माध्य, ठीक है, क्या होता है, एक होता है गणितीय माध्य यानी मैथमेटिकल मीन, दूसरा होता है स्थिति माध्य। स्थिति माध्य का मतलब है आपका पोजीशन मीन, और एक होता है व्यवसाय माध्य। क्या होता है, व्यवसाय माध्य। सर हमें क्या तीनों पढ़ने हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं तीनों। आपको जो है थोड़ा सा तो गणितीय माध्य पढ़ना है, स्थिति माध्य को पढ़ना है, लेकिन व्यवसाय माध्यम को आप बिल्कुल ही क्रॉस कर दीजिए। इसके बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्योर स्टैटिक्स का टॉपिक है और वहां पर भी जब हम कॉलेज और उससे आगे पढ़ेंगे तब काम आता है। तो हमारे तो कोई करना ही नहीं है, हम तो कौन है, एलडीसी वाले, ठीक है, तो स्टैटिक्स पढ़नी नहीं है। अब देखो, जो ये हमारे पास में गणितीय माध्य है इसके भी आगे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बेसिकली गणितीय माध्य जो होता है वहां पर हमारे पास कितने भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। कौन कौन से? तो गणितीय माध्य में पहला आ जाता है हमारा समांतर माध्य। क्या आ जाता है? समांतर माध्य। दूसरा हमारे पास में आ जाता है गुणोत्तर माध्य। क्या आ जाता है?
गुणोत्तर माध्य। फिर हमारे पास में आ जाता है हरात्मक माध्य। ठीक है, अब इसमें से टेंशन मत लेना, मैं बहुत सारी चीजें अभी काटने वाला हूं, वो आपको पढ़नी ही नहीं है। हरात्मक माध्य, और एक आ जाता है हमारे पास में वर्गीकरण माध्य। जब पढ़नी नहीं है तो क्यों बता रहे हो? अरे थोड़ा सा आपको पता तो रहे कि हाँ भाई स्टैटिक्स कहाँ से आता है, बेसिक थोड़ी सी जानकारी होगी तो फायदा होगा। देखिए गणितीय माध्य में हमें ना ही तो गुणोत्तर माध्य पढ़ना है, ना ही हमें हरात्मक माध्य पढ़ना है, ना ही हमें वर्गीकरण माध्य पढ़ना है। हमें अगर पढ़ना है तो केवल और केवल समांतर माध्य के बारे में पढ़ना है। और समांतर माध्य से आपके एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन आए हैं, और हर एग्जाम के अंदर जो है इस हरा समांतर माध्य से क्वेश्चन आते हैं। गुणोत्तर और हरात्मक माध्य के क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, ये सेकंड ग्रेड के अंदर जो है एपीजीपी एचपी टॉपिक है, वहां पढ़ाया जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं सेकंड ग्रेड के लिए भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। अब स्थिति माध्य की अगर मैं बात करूं तो स्थिति माध्य जो है वो भी हमारे पास में दो है। कितने हैं? दो है। एक होता है बहुलक। क्या होता है? एक होता है बहुलक, और एक होता है हमारा माध्यक या माध्यिका। ठीक है, तो माध्यक। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है वो तीन है: गणितीय माध्य, स्थिति माध्य और व्यवसाय माध्य। हमें व्यवसाय माध्य के बारे में पढ़ना नहीं। गणितीय माध्य के चार भाग है: समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक और वर्गीकरण। हमें कौन सा पढ़ना है? केवल समांतर माध्य। इसके अलावा इन तीन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ दिमाग मत लगा देना कि पढ़ने बैठ जाओ, नहीं आएगा और आ ही नहीं सकता, सिलेबस में ही नहीं है। फिर स्थिति माध्य में दो, बहुलक और माध्यक। तो अल्टीमेटली हमें जो है इस पूरे टेबल से ये समझ में आ गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है एक तो समांतर माध्य के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है बहुलक के बारे में, और फिर पढ़ना है माध्यक के बारे में। बस इन तीन चीजों को आपने समझ लिया, इन तीन जो आपके शब्द आ रहे हैं इनका अर्थ आपने समझ लिया, तो आपका हर एक क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम में आने वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। इसके बाद में अपन सीधा अब समांतर माध्य कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर इसी से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए लिखेंगे अब समांतर माध्य। समांतर माध्य। अब बड़ी अच्छी बात यह है कि एग्जाम के अंदर आपके समांतर माध्य शब्द आएगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इतना लिख के दे देंगे आपको, माध्य। तो आपके एग्जाम के अंदर माध्य शब्द आ जाए तब भी आपको यही समझना है, और अगर औसत शब्द आ जाए तब भी आपको यही समझना है। क्योंकि जो आप एवरेज निकालते हैं, जो औसत निकालना आपने सीखा होता है, बेसिकली उसी को आगे हायर लेवल पर जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो उसी का नाम दे दिया जाता है माध्य। तो समांतर माध्य और जो आपका माध्य और औसत, ये तीनों के तीनों एक ही चीज है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में यूज हो सकता है। अक्सर ज्यादातर सभी एग्जाम के अंदर केवल माध्य शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब माध्य का मतलब क्या होता है? तो माध्य का मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले से अपन समझते हैं। तो लिखिएगा माध्य का फॉर्मूला। तो माध्य बराबर होता है आपके क्या? सभी आंकड़ों का योग। क्या? जितने भी आपको आंकड़े दिए जाएंगे उन आंकड़ों सभी आंकड़ों का योग। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डाटा। डिवाइड करेंगे किससे? तो डिवाइड किया जाता है आंकड़ों की संख्या से, यानी नंबर ऑफ डाटा से। तो डिवाइड आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसी को जब आप स्टैटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से नहीं लिखना है, आपको वहां ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो एन का मतलब तो होता है आंकड़ों की संख्या, और सभी आंकड़ों का जो योग है तो वो समीशन ऑफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि जो एक्स होता है वो आपके आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है?
तो समांतर माध्य या माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सभी आंकड़ों का योग करना है और आंकड़ों की संख्या का डिवाइड करना है। क्लियर। अब देखिए आपके एग्जाम के अंदर जो समांतर माध्य है इसके आप अलग अलग 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। कौन कौन से हैं वो देखेंगे एक बार। यहाँ पर माध्य के अंदर जो आंकड़े हैं वो हमें 3 प्रकार से दिए जा सकते हैं। कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं, 3 प्रकार से। एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी। क्या, व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, डरना है ही नहीं। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में एक होती है असतत श्रेणी। क्या, असतत श्रेणी। और एक होती है सतत श्रेणी। क्लियर। तो आपको एग्जाम के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो व्यक्तिगत श्रेणी से ही मिलेगा और आपको व्यक्तिगत श्रेणी जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है, उसी को जो है आपको निकालना सीखना है। यानी व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है और व्यक्तिगत श्रेणी का अगर हमें माध्य निकालने को कहा जाता है तो हम किस प्रकार से माध्य निकालते हैं। एक बार इस माध्य का फॉर्मूला ले लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए और फिर जो है अपन आगे बात करते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है और इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसा आता है। देखिए, तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी का बेसिकली मतलब केवल इतना है कि आपको लिखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। और व्यक्तिगत श्रेणी का केवल और केवल मतलब इतना होता है कि जो आपको आंकड़े हैं वो इस प्रकार से दे रखे होंगे 4, 7, 8, 9, 10, 15, 20, इस प्रकार से। मतलब इस प्रकार से आपको आंकड़े दे रखे होंगे, कोई सारणी टेबल वगैरह कुछ बना नहीं रखी होगी, केवल और केवल इस प्रकार से आंकड़ों की एक सीरीज दे रखी होगी। तो जो इस प्रकार से आंकड़ों की श्रेणी दी जाती है उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी। क्यों व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए आपने क्या करा है, इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से जो जो शब्द लिखने थे जैसे 2, 4, 7 ऐसे इंडिविजुअल लिख दिया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। अदरवाइज आपके पास में और भी आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। आपने देखा होगा कि एक तरफ जो है आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, एक तरफ आंकड़ों की संख्या दे रखी होगी, फिर आप उनको सॉल्व करेंगे तो उनके अलग अलग तरीके हैं। हमें वहां पर नहीं जाना है, हमें केवल और केवल व्यक्तिगत श्रेणी पर टिके रहना है। अब व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है समझ में आ गया। इस प्रकार से रैंडमली आपको आंकड़े दे दिए जाएंगे। ठीक, अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम किस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया आपके कि प्रथम 10 सम संख्याओं, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम के अंदर क्या आ गया, एक क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 10 आप जो है सम संख्याएं ले लीजिए और उन प्रथम 10 सम संख्याओं का जो माध्य है वो फाइंड आउट करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, हमारे पास में क्या बोला गया है कि प्रथम 10 सम संख्या। अब प्रथम 10 संख्या कौन कौन सी होगी सम, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ये कितनी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। तो ये 10 जो है प्रथम सम संख्याएं आ गई। सम संख्याएं क्या होती है ये बात आपको पता होगी। सम संख्याएं वे संख्या होती है जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास में सम संख्याएं जो है वो हमने लिख दी है। कौन कौन सी आएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 10 संख्याएं आ गई। अब हमें क्या करना है, इनका माध्य निकालना है। तो हमारे पास में ये जो श्रेणी बनी है, ये जो डाटा लिखा है, ये एक व्यक्तिगत श्रेणी लिख दी।
अब हमारे को माध्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या है? जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनका योग और आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या तो कितनी होगी? 10। क्यों? क्योंकि इसने खुद ही बोल दिया है कि 10 प्रथम सम संख्याएं लेनी है, तो संख्या तो आंकड़ों की कितनी है? 10 ही है। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? इन 10 संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो देखिए, 20 और 2 22, प्लस 18 और 4 22, प्लस 16 और 6 22, फिर 14 और 8 22, प्लस 12 और 10 22। तो आपको यहां पर एक चीज देखने को मिली होगी कि अगर हमने जो है इस प्रकार से कोई ऑर्डर में संख्याएं लिखी है ना, जैसे सेम सेम संख्याओं का डिफरेंस हो, जैसे देखो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का 2 का, तो इस प्रकार से अगर कोई संख्याएं लिखी हुई हो तो आप उसकी सबसे लास्ट वाली संख्या और उसके सबसे पहले वाली संख्या का योग करिए, 22 आएगा। फिर उसके सेकंड लास्ट और इधर से सेकंड का ऐड करिए, सबका सम सेम आता है। ठीक है। अब क्या करोगे? तो देख लो ये 22 कितनी बार आएगा भाई? 1 2 3 4 और 5। तो 22 इंटू 5 कर दीजिए। 22 इंटू 5 करोगे 110 आ जाएगा, क्योंकि 22 पंजे 110 होता है। 110 में 10 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा? 0 से 0, टाटा बाय बाय। क्या बचा? तो बचा है केवल और केवल 11। तो हमारे पास में जो आंकड़े दे रखे थे प्रथम 10 सम संख्या, उनका जो माध्य निकल कर आ रहा है, वो माध्य कितना निकल कर आ गया? 11 आ गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि आप माध्य ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी तो और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन ये एक आपका जो है बेसिक, एकदम बेसिक जो है वो तैयार करवा रहा हूं, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे कर सकते थे वो देखिएगा आप। तो इसके अंदर अब ट्रिक, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक ये कहती है कि अगर हमारे पास में क्रमागत संख्याएं हैं, क्या है? कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं। क्रमागत संख्या का मतलब वही हुआ कि सभी संख्याओं का जो अंतर है दो दो का, वो सेम चलेगा। ठीक है। जैसे देखो, 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, 6 और 8 का 2, 8 और 10 का 2, 10 और 12 का 2, 12 और 14 का 2, 14 और 16 का 2, 16 और 18 का 2, 18 और 20 का 2। तो सभी का अंतर कितना चल रहा है? 2 चल रहा है। तो जब हमारे पास में कुछ क्रमागत संख्याएं दे रखी हो, कॉन्जिक्यूटिव वे में दे रखी हो, कंटिन्यूअस संख्याएं दे रखी हो, तो वहां पर आप क्या करिए कि जो माध्य होगा वो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो जो प्रथम संख्या है वो प्लस क्या करोगे? अंतिम संख्या। ठीक है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ करके क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे। क्लियर? अब आप देख लीजिए, क्या ये प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 काम करता है या नहीं? तो 2 से लेकर 20 तक ये क्या है? कंटिन्यू संख्याएं हैं। ठीक है। तो देखिए, पहली संख्या क्या है? 2, लगाकर देख लीजिए यहां पर। तो 2 प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 20, और डिवाइड 2। 20 और 2 22, 22 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? अरे 22 में 2 का भाग दोगे तो 11 आ जाएगा। सीधी सी बात है, सभी को पता है। तो बताइए, आप सीधे ही क्वेश्चन देख करके आंसर निकाल सकते थे या नहीं, कि अगर आपके पास में आंकड़े जो है वो कंजिक्यूटिव दे रखे हैं, क्रमागत संख्याएं दे रखी है, एक सीक्वेंस के अंदर संख्याएं है, क्रम फॉलो कर रही है, ऑर्डर में है, तो आप क्या करेंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का भाग दे देंगे। तो 2 प्लस 20 अपॉन में 2, 22 बटे 2 यानी 11। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप जो है इस माध्य वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। भी और भी क्वेश्चंस बता रहा हूं, और भी नए नए क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम एक आगे
छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हाँ ये जो है कैसे काम करता है, क्योंकि इस पर आधारित जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत आसान आने वाला है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में है, मान लीजिए आंकड़े 1, 3, 5, 7, 9, 11 और डैश 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 107। ठीक है, तो 1 से लेकर के 107 तक, 107 तक जो है संख्या लिखी, इनका माध्य ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 107 तक जो संख्याएं हैं उनका माध्य ज्ञात करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहां पर क्या ये करेंगे कि भाई आप जो है 1 से लेकर के 107 तक सभी जो संख्या आ रही है, भाई 1 आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है, 7 आ रही है, 9 आ रही है, 11 आ रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक संख्या छोड़ करके अगली वाली संख्या लेते जाना है। तो हम क्या करेंगे, क्या आप 1 से लेकर के 107 तक की सभी संख्याएं लिखें, फिर उनका योग करें, फिर उसके अंदर जो है संख्याएं जितनी फाइंड आउट करें उनका भाग दें, ऐसे करेंगे क्या? नहीं, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, जब भी आपके पास में क्रमागत संख्याएं हैं, एक ऑर्डर को फॉलो करने वाली संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस, प्रथम कौन सी है 1, प्लस अंतिम संख्या कितनी है 107, डिवाइड क्या करेंगे 2, तो 107 और 1 108 आ गया, 108 के अंदर 2 का भाग दे देंगे। जैसे ही हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अरे भाई कितना आएगा 108 का आधा, यानी 54। तो बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिखने वाला था 107 तक जहां संख्या लिखने की जरूरत पड़ती, वही क्वेश्चन केवल और केवल एक लाइन में कि प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 करने पर हमारा आंसर 54। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों को? तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में मैं कुछ 3-4 लाइनें लिखवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर अगर इस पर आधारित कोई क्वेश्चन आ जावे तो हेल्प मिलेगी। ठीक है, जल्दी करेंगे नोट डाउन एक बार। देखिए, हमारे पास में ऐसा एग्जाम में आएगा कि n सम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी 4 प्राकृत संख्याओं प्राकृत सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो इस प्रकार का ये जो योग फाइंड आउट करने में अपने को क्या हो, आसानी हो, इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं वो लिख लीजिए। तो पहला आप लिखेंगे प्रथम n सम संख्या, प्रथम n सम संख्याओं, क्या, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो देखिए प्रथम n सम संख्याओं का जो योगफल होगा वो होता है n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन जो है वह होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा या प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो हम योग फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा। तो योग के लिए सीधा ये ट्रिक लगा देना, n इंटू एन प्लस वन। तो 10 सम संख्या बोली है तो 10 इंटू 11 110, और फिर कितनी बोली 10, तो 10 का भाग दे देना, 11 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हम ये जो है फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस वन। अभी आगे और क्वेश्चन करवाऊंगा तब क्लियर होगा। अगर पूछ ले वे कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, ये यहां पर भी प्राकृत है, ठीक है, शब्द आप समझ जाना, सम प्राकृत संख्याओं का योग है। ये भी क्या है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। तो विषम अगर हमारे पास में संख्याएं आ जाए, सम है तो n इंटू एन प्लस वन, और अगर जो विषम संख्याएं आ जाए तो विषम संख्याओं के लिए सीधा सा फॉर्मूला एन स्क्वायर, यानी जितनी भी संख्या बोले उसका स्क्वायर कर देना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का सीधे सीधे माध्य याद रखो। अब तो प्रथम n सम संख्याओं, ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का माध्य,
तो क्या हो जाएगा माध्य। तो आपका अब देखिए सीधे भाई माध्य ही याद कर लो। योग तो अपन ने याद कर लिया, n इंटू एन प्लस वन होता है। लेकिन मान लीजिए आपसे n सम संख्याओं का अगर माध्य पूछ रहा है तो आप जितनी संख्याएं हैं उसमें प्लस वन कर सकते हो। यानी ये देखो आप पीछे, ये जो आपने पूछा था प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य, तो अब आप जो है अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 20 सम संख्याओं का योग, तो 20 प्लस वन कर देना। तो यहां देखो 10 प्लस 1 11 आंसर आ जाता सीधे। अगर ये पहले ही मैंने ये लाइन बता दी होती तो सर बताई क्यों नहीं। अरे भाई बताई इसलिए नहीं क्योंकि माध्य का कॉन्सेप्ट समझना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो n सम संख्याओं का जो माध्य होता है वो होता है n प्लस वन। इसके बाद में अगला पॉइंट आपके पास में आ जाता है कि अगर हमारे पास प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य पूछे, क्या n विषम संख्याओं का माध्य, तो n विषम संख्याओं का जो माध्य होगा वो n ही होता है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का माध्य बताइए, तो आप वही आंसर कर देना कि 11 ही होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने जो है इस पर आधारित छोटे छोटे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको जो है देखिए अब आगे एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है मेरे पास में। मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपको जो है दे रहा हूं और आपको इसका आंसर बताना है। क्या कहा गया था देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे वैसे जो है क्वेश्चन बचेंगे उनको फिर अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि दी गई संख्याओं का अंक गणित माध्य निकालिए। तो आपको कुछ संख्याएं दे रहा हूं मैं अभी, उनका आपको क्या करना है, अंक गणित माध्य निकालना है। वो अंक गणित माध्य वर्ड यूज करे, समांतर माध्य यूज करे, आप तो बस माध्य शब्द पकड़ लेना। माध्य शब्द आ गया मतलब आपको माध्य ही ज्ञात करना है, चाहे आगे कोई वर्ड यूज हुआ हो। तो देखिए अब संख्या क्या दे रखी थी, संख्या दे रखी थी 17, 41, 19, 45। ठीक है, इसके बाद में 32, 19, 25, 22, 13 और 32। क्लियर, एक बार देख लीजिए 17, 41, 19, 45, 32, 19, 25, 22, 13, 32 ये संख्याएं हमारे को दे रखी थी और इनका जो है क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक, माध्य ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास में जो दे रखे थे वो देखिए, एक दे रखा था 32 और बी ऑप्शन हमें दे रखा था 26.5, सी ऑप्शन हमें दे रखा था 26.8 और डी ऑप्शन हमें दे रखा था 24.3। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन था कि 17, 41। अब ऐसे में क्या करें, तो आप जब इस प्रकार के आंकड़े दे रखे हो तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ना आसान है आप लोगों के लिए। ऐसी ऐसी संख्याओं के आप क्या करिए, पेयर बनाना शुरू कर दीजिए ताकि आपका जो है जल्दी से जल्दी योग निकले। जैसे देखिए अब यहां पर क्या करेंगे अपन, तो आपको भी पता है कि 19 और 41 जोड़ना आसान है। क्यों, क्योंकि 9 इसमें दे दो 50 और ये साइड हो गया सीधे सीधे। लो तो देखो 41 प्लस 19 कितना आ गया, 60 आ गया, तो दो संख्याएं गई। फिर देखिए 17 और 13 को जोड़ना बहुत आसान है, 17 और 13 कितना होता है 30, तो ये भी दो संख्याएं चली गई। इस प्रकार से आप जो है जोड़ोगे तो जल्दी जुड़ेगा, ये 30 आ गया। फिर देखिए और बताता हूं अभी, ये 45 है हमारे पास में और ये 25 है। 25 और 45 को जोड़ना आसान है, 70। ठीक है, क्योंकि 5 इसको दे दो 50 और ये 20 70, तो ये कितना आ गया 45 प्लस 25 70 हो गया। अब क्या बच रहा है वो देखो, तो 32 और 32 को जोड़ना आसान है 64। ठीक है भाई 32 और ये 32 कितना हो गया 64, 64 और 22 को जोड़िए तो 64 और 2 66 और 80 86, यानी 32 प्लस 32
प्लस 22 कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए 86 हो जाएगा। फिर अब कोई बचा है क्या? तो ये 22 भी चला गया है, ठीक है, इधर से सब चले गए, इधर से सब चले गए, बचा 19 है केवल। तो लास्ट में अपन इसमें 19 जोड़ देते हैं। अब इनको जोड़ दीजिए, तो देखिए 30 और 70 100, 100 और 60 160, 160 और 80 आपको पता है 240 होता है, तो ये हो गया 244। 244 और 19 जोड़ना है, अब लो शॉर्टकट में जुड़ गया। अरे भाई देखो, इसको जोड़ा 100 आ गया, ये इसमें जोड़ा 160 हो गया। और हम जानते हैं कि 16 8 या 24 होता है, तो 16 इधर आ गया था, 80 और जोड़ दो 240 हो जाएगा। 6 जोड़ा 244, अब इसको जोड़ेंगे 15 का 5 हासिल लगी 1, 6 और ये 2 कितना आ गया? 265 कितना आया है? तो योग माध्य क्या कहता है? अब देखिए, तो माध्य कहता है कि आप आंकड़ों का क्या करोगे? योग करोगे। और भाग किससे दोगे? आंकड़ों की संख्या से। शॉर्टकट में याद रखना है कि माध्य क्या कहता है? योग बटे संख्या। योग किसका? आंकड़ों का। संख्या किसकी? आंकड़ों की। योग देखिए कितना आ गया है? 265 आ गया। अब संख्या गिन लो, तो संख्या देखिए क्या करोगे? यहीं पर देख लो भले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, तो 10 संख्याएं हैं। 10 का भाग दे दीजिए। आपको भी अब तो पता ही है कि भैया 10 का भाग दोगे तो सीधी सी बात है कितना आएगा? 26.5 आएगा। जहां कहीं भी 26.5 दिख रहा था वही आंसर है, बी ऑप्शन। ये एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। कब का? एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ। बताओ, तो जब भी आपको इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी देकर के आपको अजीबोगरीब आंकड़े दिख रहे हो, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं दिख रहा हो, ऑर्डर दिखेगा तो मैंने आपको आगे जो ट्रिकें बताई है उनको आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है कोई ऑर्डर वगैरह नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में उन दो संख्याओं को जोड़ो जो जोड़ना आसान हो, ताकि जल्दी से जल्दी योग निकल जाए। क्लियर? ये था माध्य का कॉन्सेप्ट। अभी और भी माध्य पर आधारित क्वेश्चंस करने हैं, उनको अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। और अगली क्लास में ही बहुलक को जान लेंगे, और फिर उससे अगली क्लास में माध्यिका को, उसके बाद में माध्य विचलन, और अल्टीमेटली ये भी पूरा हो जाएगा। और लास्ट में फिर अपन जन सूचकांक वाला पढ़ेंगे, और फिर अपन जो है पूरा कर देंगे इसको भी बहुत ही जल्दी। ठीक है, इसी हफ्ते जो है पूरी कोशिश है कि स्टैटिक्स वाला पोर्शन हो जाए, ताकि अरिथमेटिक को अपन आराम से पढ़े, और फिर उसको भी जो है जुलाई जुलाई में ही समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, केवल आप कमेंट जरूर कर दिया करें। जैसा भी आपको लगा हो वो कमेंट जरूर करें, ताकि हमें आगे से आगे जो है कार्य करने में एक मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।